प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ाया था। अब है आपका टॉपिक द सैयद एंड द लोदी डायनेस्टी। भारत पे आक्रमण करने के बाद तैमूर जब वापस अपने एरिया जा रहा होता है तो वो यहाँ पर खिज़र खान को वॉयसराय के तौर पर नियुक्त कर देता है। खिज़र खान जो आखिरी तुगलक सुल्तान होते हैं उसको हटा देता है और ख़ुद रूलर बन जाता है और इस तरीके से दिल्ली में 1414 CE में सैयद डायनेस्टी की शुरुआत होती है। खिज़र खान सैयद डायनेस्टी के पहले रूलर होते हैं। सैयद रूल जो है वो दिल्ली के ऊपर 38 सालों तक रहता है। 1451 CE में सैयद डायनेस्टी को रिप्लेस करता है अफ़गान डायनेस्टी, जिनका नाम होता है लोदीज़ और जिनकी शुरुआत की जाती है बहलोल लोदी द्वारा। लोदीज़ का जो कंट्रोल होता है वो पंजाब और दोआब के क्षेत्र के आसपास रहता है। सिकंदर लोदी जो लोदी रूलर्स के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर रहते हैं, उनके बाद जो सक्सीडेड होते हैं वो होते हैं इब्राहिम लोदी, जो आखिरी लोदी रूलर माने जाते हैं। इब्राहिम लोदी बहुत हार्श होते हैं, बहुत क्रूल होते हैं और अनपॉपुलर भी होते हैं, लोग उनको पसंद नहीं करते। बाबर जो तैमूर के डिसेंडेंट होते हैं वो भारत पे आक्रमण करते हैं 1526 CE में और इब्राहिम लोदी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हरा देते हैं। ये बैटल एक बहुत ही मेजर टर्निंग पॉइंट हमारी हिस्ट्री में साबित होती है, क्योंकि इसी के साथ भारत में स्पेशली दिल्ली में दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो जाती है और मुग़ल रूल एक नई शुरुआत होती है। इस तरीके से आपकी डायनेस्टीज़ के बारे में जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा ख़त्म हो जाता है टॉपिक। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द खिलजीज़ एंड तुगलक। खिलजीज़ एंड तुगलक्स के बारे में आपने पढ़ चुके हैं, तो अब आप उन सब उनकी स्कीम्स के बारे में, उन रूलर्स के बारे में कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि किसने क्या काम किया, उन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो कौन से रूलर्स जो है वो ज़्यादा अच्छे साबित होते हैं। तो इनमें सिमिलैरिटीज़ से ज़्यादा अगर हम देखें तो इनके रूलर्स के अंदर कुछ डिफरेंसेस ज़्यादा दिखाई देते हैं। जैसे कि सबसे पहले पॉइंट में बताया है, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया भारत में। वो बहुत एग्रेसिव था लेकिन बहुत सेंसिबल भी था। उसकी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी थी। उसने जो सल्तनत की पावर होनी चाहिए, प्रेस्टीज होनी चाहिए, वो कायम करी। उसने उसके जितने भी मिलिट्री एक्सपेंडिशंस रहे वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे और उसने अपना एरिया काफ़ी दूर दूर तक फैलाया। वहीं दूसरे हाथ पे अगर हम देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक की फॉरेन पॉलिसी एम्बिशियस तो थी लेकिन वो अनरियलिस्टिक थी, वो सही साबित नहीं हो पाई। जो उसका वर्ल्ड एम्पायर का सपना था वो कहीं ना कहीं फेलियर साबित हुआ। फिरोज़ शाह की जो पॉलिसीज़ थी वो बहुत वीक थी, बहुत इनफेक्टिव थी और उसका जितना भी मिलिट्री एक्सपेंडिशंस रहता है वो काफ़ी नुकसानदायक रहता है, जो तुगलक डायनेस्टी को बहुत नुकसान करता है। अलाउद्दीन पहला दिल्ली का सुल्तान था जिसने एक परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी बनाई थी। उसने रेडिकल मिलिट्री रिफॉर्म्स भी शुरू करे थे। उसकी आर्मी बहुत डिसिप्लिन थी, एफिशिएंट थी, स्ट्रॉन्ग थी और जो पुराने सोल्जर्स होते थे, इनकॉम्पिटेंट सोल्जर्स होते थे, उनको हटाकर हमेशा नए नए सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाता रहता था। अलाउद्दीन ने अपने टाइम पर कई सारे रेबेलियंस जो है वो भी झेले जो नोबल्स के द्वारा किए गए, लेकिन उनको ख़त्म करने के लिए उसने बहुत हार्श रूल्स अपनाए, उनको सज़ा दी गई। जो रिच और एम्बिशियस नोबल्स थे उनको कंट्रोल करने के लिए उसने कई सारे मेथड अपनाए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम फ़िरोज़ शाह तुगलक की बात करें तो अपने इन्हीं नोबल्स को जो उसके ख़िलाफ़ जाते थे उनके लिए उसने कोई हार्श पॉलिसी नहीं अपनाई, बल्कि उसने उनकी तरफ एक दोस्ती वाली पॉलिसी अपनाई। उसने उनकी सैलरी बढ़ा दी, उनके अलाउंसेस बढ़ा दिए, इक्ता सिस्टम को वो दोबारा वापस ले आया, उसको हेरिडिटरी बना दिया। तो इस तरीके से उसके दौर पे, फ़िरोज़ शाह तुगलक के तौर पे जो नोबल्स थे वो और ज़्यादा पावरफुल हो गए और ज़्यादा वेल्थी हो गए, जिससे कहीं ना कहीं सुल्तान की जो पोजीशन थी वो वीक हो गई। अलाउद्दीन की जो स्कीम्स थी वो बहुत अच्छी थी पर बहुत हार्श थी। अगर वो अपनी स्कीम्स को लागू करने के बाद जो रूल्स बनाता था कि अगर किसी ने फॉलो नहीं किए तो वो भी बहुत क्रूल होते थे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उसने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी अपनाई थी, जिसमें अगर कोई दुकानदार कस्टमर को वेट करने में, मेजर करने में चीटिंग करता था तो जितना कम वो मेजर करके देता था कस्टमर को, उतना ही मांस उसकी बॉडी से निकाल लिया जाता था। तो इतनी हार्श पॉलिसी अलाउद्दीन खिलजी की हुआ करती थी।
वहीं दूसरी तरफ अगर हम फ़िरोज़ शाह तुगलक की बात करें तो वो बहुत काइंड था, बहुत मर्सीफुल था। वो जो करप्ट ऑफिशियल्स होते थे उनको माफ़ कर देता था, इवन क्रिमिनल्स को भी माफ़ कर देता था। तो उसके टाइम पर जो इकोनॉमिक और जुडिशल रिफॉर्म्स होते हैं वो इफ़ेक्टिव तो होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो उसने ज़्यादातर आम जनता की भलाई के लिए काम किया। उसने लोगों को सज़ा देने में बिलीव नहीं किया। अलाउद्दीन ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम बनाया। उसने जो है अपने पूरे एम्पायर को मंगोल से जो आक्रमण होते थे उससे भी बहुत सक्सेसफुली बचाया। उसके टाइम पर 5 बार मंगोल आक्रमण होते हैं और वो 5 बार उनसे जीतता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो उसने इस मंगोल आक्रमण से बचने के लिए अपनी कैपिटल ही चेंज कर लेता है। वो दिल्ली से दौलताबाद चला जाता है जिससे कि वो मंगोल आक्रमणकारियों से बच जाए। एक तरीके से देखा जाता है कि वो भी एक फेलियर सुल्तान ही साबित हुआ। अलाउद्दीन पहला ऐसा सुल्तान था जिसने पॉलिटिक्स से रिलीजन को हटाया। उसने उलेमा को की जो अथॉरिटी थी उसको चैलेंज किया और उनको ये कह दिया कि आप पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ फ़िरोज़ शाह तुगलक की बात करें तो उसने उलेमा का सपोर्ट मांगना चाहा और इसके लिए उसने शरिया को जो है वो अपनाया। शरिया रिलीजियस मुस्लिम लॉ होता है उसको अपनाया और उनसे उसने एडवाइस लेना भी शुरू कर दिया उलेमाओं से। और इस तरीके से उसके टाइम पीरियड पर उलेमाओं का इन्फ्लुएंस एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में बहुत हो जाता है। अलाउद्दीन पढ़ना लिखना नहीं जानता था लेकिन उसके बावजूद वो बहुत ब्रिलियंट मिलिट्री जनरल था, बहुत दूरदर्शी था और बहुत एफिशिएंट रूलर था। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ना लिखना जानता था, एक अच्छा स्कॉलर था, लेकिन उसके वो एक फेलियर साबित होता है एज अ जनरल और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो इस तरीके से हम दोनों डायनेस्टीज़ में जो रूलर रहे, इंपॉर्टेंट रूलर्स रहे, अलाउद्दीन खिलजी और फ़िरोज़ शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, उन तीनों के बीच में हम लोग डिफरेंसेस देखते हैं। अब आता है कुछ सिमिलैरिटीज़ कि खिलजीज़ और तुगलक्स के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी थी। जैसे कि ये रूलर्स जो थे उन्होंने अपने आप को सुप्रीम बनाया, उन्होंने अपनी अथॉरिटी को एब्सोल्यूट बनाया, यानी कि अगर सुल्तान का कमांड जो भी होगा, सुल्तान जो भी कहेगा वो ही लॉ होगा, उसके ऊपर और कोई नहीं होगा। इन दोनों ही डायनेस्टीज़ के अंदर जो काम किए गए वो बहुत अच्छे किए गए। जो वेलफेयर स्कीम्स लेकर आई गई वो आम जनता के लिए लेकर आई गई। इन दोनों ही डायनेस्टीज़ ने आम जनता के लिए अच्छे काम करे। ये दोनों ही आर्ट, आर्किटेक्चर, लर्निंग को पैट्रोनाइज़ करते थे और इन दोनों का ही सपना था कि वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर कब्ज़ा करे, और ये सपना दोनों का ही पूरा नहीं हो पाया। इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है।